चलिए बड़े 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 3% और y का 2% का योग। फिर से कहता हूं मेरे भाई 3% ऑफ मेरे भाई यहां पर x जमा, ठीक है, y का 2% मेरे भाई 2% ऑफ y, ये हमारा बराबर होगा किसके मेरे भाई, ठीक है, 2% ऑफ y यहां पर कहा गया सर x का 3% और y का 2%, x का 3% y का 2% का योग, x के 2%, x के कितना परसेंट 2% और y के 6% मेरे भाई, y के कितना परसेंट 6% के योग के 2/3 है। मतलब ये वाली संख्या इनके योग का कितना है, तो इनके योग का मेरे भाई यहां पर 2/3 है। तो सवाल में कहा गया x का 3 गुना और y का 2 गुना का अनुपात कितना होगा। देखेंगे इसमें है ना खाली ये परसेंट मेरा दिमाग खराब करने के लिए और कुछ नहीं आया, इसको तो लो ही मत मेरे भाई, यहां पर कुछ मत करो। 3 का डबल 3 का 3 गुना मेरे भाई यहां पर 9x होगा, 3 का डबल मेरे भाई 6y होगा। उसके बाद में 2 × 2 4x होगा और 2 × 6 मेरे भाई यहां पर 12y होगा, ठीक है। अगर हम देखें 9 में से 4 गया तो हमारा 5x हो जाएगा और यहाँ 12 में से 6 गया 6y हो जाएगा। कुल मिला के x/y का मान मेरे भाई 6/5 होगा। बट सवाल में मेरे भाई वो तो बोला ही नहीं, सवाल में यहाँ पर ये कहा x का 3 गुना, 6 का 3 गुना होता है 18, ठीक है, और y का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना, 5 का 2 गुना होता है 10, अनुपात कितना होगा 9 और 5 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण था, इस तरीके से हमें अंत में वहां पर उत्तर अपना 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनत्व घनों को पिघला करके एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस की घन की भुजा का मेरे भाई यहाँ पर जो माप होगा वो कितना होगा। 3 छोटे छोटे घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाए हो तो वहां पर मेरे भाई जो है वो बड़े वाले घन का यहाँ पर क्या होगा, भुजा कितना होगा ये बताओ। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये वाला घन पिघला है तो इसका आयतन देखो, जब भी यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को पिघला करके बड़ी चीज बनाएंगे तो उनका आयतन और बड़े वाले का आयतन क्या होगा बराबर। हंस कह रहे हो बीवी और बच्चे के नाम पे, मतलब शादी नहीं हुआ तो क्या हम बोल के तसल्ली भी खुद को नहीं दे सकते हैं, बोलो दे सकता है ना आदमी यार, कि अच्छा लगे, मतलब बाद में फीलिंग है कि हाँ बाद में कोई इंतजार भी करेगा घर पे, लेकिन अभी तो जीवन आपके लिए समर्पित है, आगे भी आप ही के लिए रहेगा। एक खुद की मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाता है ना, खुद को हंसा लेते हैं इसे करके, अच्छा लगता है। 6 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर मेरे भाई 10 हो गया। इन तीनों को पिघला करके आप कुछ नया बनाए तो उसका क्यूब हो जाएगा। 6 का मेरे भाई 216, 8 का हमारा कितना हो जाएगा 512 और 10 का हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये इसके बराबर है 1000, 1500, 1700, 1728 और 1728 मेरे भाई किसका क्यूब है जरा बताना। बोलोगे गुरुदेव 12 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुझे कि नहीं बुझे, आ जाओ चलो। का एक सवाल कहा गया जिसमें से k का मान कौन सा हो सकता है, ठीक है सर। सबसे पहले ब्रैकेट में डिवाइड मारते हैं, 13 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू के कितना हो जाएगा 11 के हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा तो सर ये 9 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर ये पूरा पूरा उधर जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये 36 है और ये 35 है, 36 माइनस 35 मेरे भाई 1 जमा के का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है हम मूर्ख वाला काम करेंगे यहाँ पर, के का वैल्यू निकालेंगे, गधा वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन उठा करके सेटिस्फाई करेंगे। अगर मानो ऑप्शन से हम 2 उठाते हैं, 11 दूना 22 और 22 में से मेरे भाई यहाँ पर 9 चला गया, कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहाँ पर ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। आइए चलिए के का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 उठाते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 33 में से 9 ये भी मेरे भाई नहीं जाएगा। आइए चलिए 1 उठाते हैं, 11 माइनस 9 मेरे भाई 2 हो जाएगा और यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। कहा गया जी शराब से भरे एक पीपे में से 8 लीटर शराब निकाली जाती है, फिर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब 1 बार और 3 बार, कितनी बार 4 बार भैया यहाँ पर, ठीक है। अब पीपे में बची शराब की मात्रा और पानी की मात्रा मेरे भाई यहाँ पर इतनी है। ये बचा हुआ क्वांटिटी है, ओरिजिनल तो है ही नहीं, और यहाँ पर ये पानी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया मूल रूप से कितनी शराब थी। भाई एक बात बताऊं दोस्त, एक बात बताऊं, मैंने मिल्क और वाटर के रिप्लेसमेंट में जीवन भर ये कहा कि दूध रखा हुआ था, उसमें से निकाल निकाल करके पानी भरते गए, निकाल निकाल करके पानी भरते गए, तो जो रेशियो लोगे वो ये लोगे ओरिजिनल मिल्क और लेफ्ट मिल्क, कभी पानी बीच में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ओरिजिनल मेरे भाई यहाँ पर आप लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे तो लेफ्ट लिखोगे। ओरिजिनली यहाँ पर कितना था 65 में 16 जोड़ दो 81, यानी वो संख्या शुरू में 81 थी और बाद में वो बच करके कितने पर आ गई 16 पर आ गई। कितनी बार में आ गई 4 बार में आ गई। तो अगर हम 4 बार से 1 बार में करें तो यहां पर इसका मेरे भाई इतना हो जाएगा और यहां पर इसका मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/4 पावर करेंगे तो इसका 1/4 पावर करेंगे तो इतना, यानी कोई वस्तु 3 थी, एक रिप्लेसमेंट में 3 से 2 हो जाती तो रिप्लेस कितना होता था 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का मेरे भाई यहां पर मान जो है वो हमारा कितना है तो 8 है। 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर कितना है तो 8 है। मूल रूप से कितनी शराब है, तो मूल रूप से अगर हम शराब की बात करें 1 का मान 8 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 24, तो यहां पर मूल रूप से शराब कितनी थी तो 24। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। चलिए 11 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, क्यूब रूट n जो 6 तथा 7 के मध्य है, जहां पर n एक पूर्णांक है, n के कितने मान्य हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ना, ठीक है, कि यहाँ पर सर क्यूब रूट n जो है, यहाँ पर क्यूब रूट कौन है सर, क्यूब रूट n है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो 6 और 7 के बीच में है, मतलब यहाँ पर 6 से हो सकता है बड़ा हो, 7 से हो सकता है छोटा हो, लेकिन इसी के बीच में हो, तो सर यहाँ पर कितने मान इसके संभव है। एक काम करो दोनों तरफ क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे 216 हो जाएगा और इसका क्यूब करोगे 343 हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बोलूं, 4 और 6 के बीच में कितनी संख्या है सर, 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक। लेकिन लोग बुद्धि क्या लगाते हैं, लोग यहां पर ये बुद्धि लगाते हैं, सर ने 4 और 6 के बीच में पूछा है तो एक काम करो 6 - 4 2 आ जाएगा मेरे भाई, 2 संख्या है, जबकि 2 कहां है, एक ही तो संख्या है। 5 और 8 के बीच में कितनी संख्या है, अब 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3, लेकिन संख्या तो खाली 2 ही बची ना।
आप ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं 5 और मेरे भाई यहां पर 8 के बीच में, तो 5 8 के बीच में खाली 2 लोग हैं, यानी डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है, उनके डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स का पता करने के लिए डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए डिफरेंस लो मेरे भाई, आप 13 में से 6 घटाओ, आपका 7 आएगा, 3 में से घटाओ मेरे भाई 2 आ जाएगा, और यहां पर घटाओ इतना आएगा, और इस डिफरेंस में से क्या करोगे, कम करोगे, तो ऐसा लगेगा सर 126 है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। किसी के भी बीच में अगर पता करना हो कि यहां पर कितनी संख्या है, तो मेरे भाई ये कम कर, यहां देखिए क्या कहा गया, ठीक है। 41 संख्याओं का औसत हमारा 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत इतना है, प्रारंभ में से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो बाकी बच्चों का औसत कितना होगा मेरे भाई। कुल मिलाकर के कितनी संख्या है, 41 है। अगर आप देखो शुरू के सर 17 संख्याओं का औसत, ये हमारा डेटा है और ये हमारा एवरेज है। शुरू के 17 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 41 है, ठीक है। कहा गया जी अंतिम 25 संख्या, अंतिम के हमारे 25 संख्या का औसत हमारा कितना है सर, तो हमारा 27 है। और पूरा पूरा जो बीच का डेटा होगा ना सर, वो 2 बार रिपीट हुआ होगा। आप ऐसे मान करके चलो कि यहां शुरू का 17 डेटा था, और शुरू के 17 डेटा का जो औसत है मेरे भाई यहां पर, वो हमारा सर 41 है। अंत की अगर हम बात करें यहां पर, तो अंत की 25 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई यहां पर, वो 27 इतना है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली 17वीं संख्या होगी, बीच वाली संख्या जो होगी वो कैसी होगी, 17वीं संख्या होगी। मिडिल नंबर का कंसेप्ट 1000 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मिडिल नंबर का कंसेप्ट देखो, और पूरे के पूरे 41 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो इतना है। फिर से एवरेज ऑफ 41 नंबर इज 33, एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर इज इतना, एवरेज ऑफ लास्ट 25 नंबर इज इतना। अगर ये बीच वाली संख्या को हटा देते हो आप यहां से, तो बताओ यहां रिमेनिंग संख्याओं का औसत कितना होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं एप्लीकेशन पर या कहीं पर भी, हमने बहुत तरीके से मेरे भाई ये चीजें बता रखी है, उनको समझा रखा है, वहां पर बहुत तरीके से सारी बातें बता रखी कि बच्चों ऐसे सवाल बनेंगे तो बनेंगे कैसे, ठीक है। अब आप यहां देखो, आप ये वाला ग्रुप देखो सर, ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 8 ज्यादा है, तो सर 8 ज्यादा है, एक बंदा सर 8 ज्यादा है, तो 17 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, आप मुझे बताना, ठीक है। कितना ज्यादा होगा मेरे भाई, 136। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 7 56, 8 1 8 5 13 मेरे भाई, इतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कितना कम है, आप ये बताओ, तो सर यहां पर 6 की कमी है। अगर 6 की कमी है तो 25 लोगों पर कितना कम हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें मेरे भाई यहां पर, तो ओवरऑल कितना कम चल रहा है, माइनस में, घाटे में चल रहा है ये ग्रुप, और कितना है मेरे भाई, -14 का है। क्या है मेरे भाई यहां पर, आप देखो सर ये ज्यादा है इतना, और ये कम है इतना, ओवरऑल 14 की कमी है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें से एक बंदा 17वां बंदा मेरे भाई जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है, तो बाकी बची संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा। अगर यहां पर माइनस है तो मेरे भाई यहां पर माइनस का उल्टा क्या होता है, माइनस का उल्टा मेरे भाई प्लस हो जाता है, ठीक है। इसके जाने के बाद में 41 में से कितने लोग बचते हैं, 40 लोग बचते हैं, उसको 40 के 40 लोगों पर बांट दिया जाता है। जब आप उसको बांटेंगे मेरे भाई यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा 2/5 है। देखो 14 मेरे भाई 7 से काटो, नहीं 7 से नहीं, आप इसको काटो 40 का, यहां पर इसको काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.3 करके आ जाएगा ना, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0. इसका 30% के करीब में 0.35 मेरे भाई आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो आप अपना आंसर मेरे भाई मैच करो, यहां पर आपका आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे सर हमारा 33 था और 0.35 और हो गया, तो ये हमारा 33 दशमलव कितना हो गया, 35 हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया। 4 से भाग क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है, एक नाव जिसकी शांत जल में गति हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और 3 घंटा में वापस आती है। 12 घंटे में जाती है और यहां पर 3 घंटे में वापस आती है, धारा की गति ज्ञात करिए मेरे भाई कितना होगा। 12 किलोमीटर मतलब जाती है और 3 घंटे में वापस आती है। अगर हम बात करें बोट इज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9, गोस 12 किलोमीटर डाउन, कितना गया, धारा के साथ कितना गया 12, ठीक है। और वापस भी आया कितने घंटे मेरे भाई, 3 घंटे में। जाना और आना दोनों मिलाकर के 3 घंटा हुआ, तो मेरे भाई जाने का टाइम जो हो गया वो टी ऑफ डी हो गया, आने का टाइम इतना हो गया, मिलाकर के इतना लगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो मेरे भाई 12 घंटे वो गया है कितने के रफ्तार से मेरे भाई यहां पर, तो आप बोलोगे गुरुजी यहां पर 9 जमा x के रफ्तार से, क्योंकि नाव की जो रफ्तार है वो कितनी है, 9 है। अच्छा आने के लिए क्या होगा, तो 12 बटे मेरे भाई 9 माइनस x हो जाएगा, या x क्यों लिख रहे हैं आप, यहां पर y लिखिए ना, ठीक है। x तो नाव की रफ्तार मानी जाती है, तो 9 + y 9 - y मिलाकर के कितना होगा 3। तो यहां पर कहा गया जी धारा की गति ज्ञात करिए, y का गति ज्ञात करिए। मेरे भाई सीधा सीधा ऑप्शन उठा लो ना, बात खत्म। यहां पर भाई ऑप्शन उठा लेते हैं भाई, यहां 3 मान लेते हैं, यहां पर आप 3 मानो तो 9 जमा 3 12 हो जाएगा, 12 से 12 मेरे भाई एक बार में कटेगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 से 2 बार में कटेगा, और 1 जमा 2 मेरे भाई 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड है। बात खत्म। जा करके इक्वेशन बना करके लीपापोती करें, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 13 है तो इसके फर्श का मेरे भाई यहां पर जो है वो क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल यहां पर, आप इस बात को समझिए, तरीके से बातों को जानिए जी। कमरे का यहां पर 4 दीवार का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई हमारी इतनी हो जाएगी। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे सर 2 × L + B, यानी 2 × 3x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा h, और h हमारा मेरे भाई यहां पर कितना है 13 मीटर है। 2 × L + B × h, और ये बराबर होगा हमारे कितने के 780 के। 13 × 3 39 × 2 78 से मेरे भाई कटेगा सीधा 10 बार में, x का मान हमारा 10 आ जाएगा। कहा गया जी यदि कमरे की ऊंचाई 13 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल बताओ। x का मान 10 आया, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, और क्षेत्रफल की बात करें 20 × 10, 20 × 10 कितना होता है 200 होता है। डी फॉर मेरे भाई यहां पर देवसेना। क्लियर है ये बात यहां पे। आइए ठीक, अब समझो, अगर हमने आयत को मोड़ा, मेरे पास आयत था,
हमने मोड़ा और समबाहु त्रिभुज बना दिया, क्योंकि फिगर 2D है तो हमारे पास आयत का जो परिमाप होगा वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी आयत का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप में होगा। अगर हमने आयत को मोड़ दिया, हाँ सब्सक्राइब बाकी लोग कर लेंगे, अगर हमने आयत को मोड़ा और एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ये गड़बड़ कभी मत करिएगा, ठीक है, हमेशा बराबर होगा परिमाप। तो 5 और 4 9 बराबर 3 है, तो भाई 3 से काटा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई। अब क्वेश्चन जो पूछा वो निकाल लो, क्या होता भुजा का, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता भाई, भुजा का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 √3, ऑप्शन नंबर है। सबको समझ में आया, पक्का है, ओके है, क्लियर है, बोलो कि नहीं क्लियर है भाई, सबको एकदम क्लियर हो पा रहा ना कि हम कैसे कैसे कहां कहां क्या कर पा रहे हैं। आते हैं पुरुष क्यों लिखा है यहां पे, संगत भुजाओं का अनुपात 1 और 3 है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दो यहां पे समरूप कर लो, समरूप कर लो, है ना, दो सिमिलर ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल में आपके पास ये कहता है कि जो भुजाओं का अनुपात है वो 1 और 3 लिखा हुआ है, फिर ये कहता है कि अगर बड़ी भुजा का क्षेत्रफल 72 दे रखा है तो छोटी भुजा का क्षेत्रफल कितना आएगा। और ठीक है, हाँ, और ठीक है, अगली बार से यहां पे महिलाओं लिखाना पड़ेगा, नहीं तो भाई इसमें से कई सारे लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, देखो अगर भुजाओं क्या समरूप है तो इसका मतलब भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात में ही क्षेत्रफल होगा। तो भाई पहली भुजा का स्क्वायर और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, बड़ा वाला त्रिभुज कौन, 3 वाला, इसका एरिया 72, मुझसे पूछा गया इसका एरिया बताओ, 3 त्रिक 9 8 72, एक्स की वैल्यू 8। क्या सबकी बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते कि त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे वो समबाहु ही क्यों ना हो, समद्विबाहु क्यों ना हो, समकोण क्यों ना हो, कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज जो पेरीमीटर होगा वो डेल्टा अपान एस होगा अगर अंतः त्रिज्या होता है तो। यही याद रख लो कि अगर बड़का वाला त्रिज्या होगा तो एबीसी अपान 4 डेल्टा यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा, बड़ा वाला तो है नहीं। और ये क्या होता, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, यानी पूरे परिमाप का आधा। अंतः त्रिज्या है 3.5, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, और अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा 14 गुणे 3.5, डेल्टा आया 49। क्या सबको बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, एकदम क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो हर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण। यहां भी मिलकर के काम करेंगे ना तो 45 दिनों में काम होगा, सॉरी 35 दिनों में काम होगा। और अगर अकेला अकेला काम करेंगे जिसमें ए पहले कार्य का 5/7 भाग कर दे और बी कार्य का बाकी भाग कर दे, तो ऐसे मिलाकर के 90 दिन लगेंगे। ए ज्यादा कुशल है बी से, तो ए की क्षमता या ए का जो है काम कितने दिनों में करेगा ये बताओ। 35 जो मैं देख पा रहा हूँ वो 7 का मल्टीपल है, तो एलसीएम जो लेने में होगा वो सहूलियत तभी होगा जब अगले बंदे का भी दिन 7 का मल्टीपल होगा। ए के बारे में बात करें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है सिवाय डी के, तो मैं एक बार डी को उठाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जी भैया ए ने यहाँ पर 42 दिनों में काम किया। अगर हम दोनों कैल्शियम देखेंगे तो 210 होगा, 35 का 6 गुना और इसका 5 गुना। ए की क्षमता मेरे भाई 5 होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, कहा गया ए ने मेरे भाई इस कार्य का 5/7 किया है, इसका 5/7, इसको 5/7 से गुना करोगे तो 150 आएगा। 150 खिलौने ए ने बनाए तो जो बाकी 60 थे वो बी ने बनाए। 150 खिलौने ए ने कितने की क्षमता से बनाए हैं, 5, और इतने खिलौने बी के इतने की क्षमता से बनाए हैं। दोनों के दिनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये 30 है और यहाँ देखें तो 60 है, 30 जमा 60 मेरे भाई 90 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। सवाल देखो, कहा गया जिसका मान बताओ। अब ये बताओ यार 343 है, कोई बात नहीं, जो भैया ऊपर वाला पावर होता है वो होता है मल्टीप्लाई में, और जो इसके अंदर में पावर होता है वो होता है डिवाइड में। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं बताऊं ये दुनिया की नजरों में 343 है, मेरी नजरों में 7 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, तो 3 और 3 9 से मेरे भाई 9 खत्म, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी रखो। ये 616 मेरे भाई 6 का क्यूब है, यहाँ पर ऊपर वाला पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे वाले मेरे भाई यहाँ पर है तो डिवाइड में। 9 से 9 खत्म तो इंटू 6, 7 × 6 कितना होता है मेरे भाई, 42 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। लगे नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100 के मतलब परसेंट अंक मिला मेरे भाई, 25% छात्रों को 61 से लेकर के 80% अंक मिले, और शेष छात्रों को 41 से 60 अंक प्राप्त हुए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करिए जिनको 41 से 60 मेरे भाई यहाँ मिला होगा। अब आप एक बात बताओ, परसेंटेज ही तो देखना है मेरे भाई। यहाँ पर आप बात को समझिए, आप यहाँ देखिए यहाँ पर कितने परसेंट छात्र हैं, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर जो है वो 42% छात्र हैं। यहाँ पर मेरे भाई कितने हैं, तो 25 हैं, और जो शेष है, शेष का मतलब कितना हो गया आप ये बताओ। ठीक है, तो सर 42 और 25 हमारा कितना होता है, 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 33 बचेगा मेरे भाई, 33% बचेगा। तो यानी जो मेरे भाई शेष है वो कितना है, 33% है। यानी इस कैटेगरी में जाने वाले बच्चे 33% है। तो मेरे भाई यहाँ पर 500 का 33%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 5 × 33 165
होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा गया, 9 आदमी एक रेस्तरां में गए, उनमें से 8 ने भोजन पर प्रत्येक 23 रुपए खर्च किए और 90वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 22 रुपए अधिक खर्च किए। मतलब यहां देखिए 8 आदमी का यहां पर ये औसत हो गया, एक आदमी का यहां पर ये औसत हो गया और 9 के 9 लोगों का यहां एक औसत हो गया। तो कहा गया 8 ने अपने भोजन पर 23 रुपए मेरे भाई हिसाब से खर्च किया है। ठीक है, 90 ने सभी 9 के औसत से 22 अधिक खर्च किया है। अगर ये x है तो इससे मेरे भाई यहां पर इन लोगों ने 22 रुपए ज्यादा मेरे भाई खर्च किया है। तो कहा गया उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन जो होगा वो क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई यहां पर, ठीक है, जब यहां पर कुल धन मेरे भाई निकालोगे, क्या निकालोगे, कुल धन निकालोगे, तो कुल धन निकालोगे तो मैं यहां पर ये कहता हूं, मान लो यहां पर सभी लोगों का जो मान आएगा, सभी लोगों का जो औसत आएगा वो x आएगा। एक आदमी अगर x रुपए खर्च करता है तो कुल मिलाकर के कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो आंसर हमारा किसका मल्टीपल होगा मेरे भाई, 9 का मल्टीपल होगा। क्या 3 और 2 9 से कटता है, बिल्कुल भी नहीं। 5 3 कटता है, नहीं। 5 और मेरे भाई 5 2 7 और 2 9 करता है, ये भी करता है, जी हाँ। क्या ये यहां पर करता है 5 3 8 2 10 दोबारा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आंसर है, ये आंसर है। समझ गए सर बात को, बुद्धि लगानी है भैया पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम इस सवाल को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है तुम यहाँ डेविएशन नहीं लगा सकते, कर सकते हो, बट इतना तो बुद्धि लगाओ। औसत x है और यहाँ टोटल 9 लोगों हैं, तो मेरे भाई आंसर 9 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन। वह जाता है कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर जाता है और अगले 2 घंटे में वह कितने किलोमीटर जाएगा और संपूर्ण यात्रा की जो चाल होगी वो बताओ कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर मुझे पता है ये स्पीड पता है, अगर मैं इसमें समय का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये डिस्टेंस आ जाती है। तो बताओ बच्चों यहां समय 3 घंटे ये लग गए, 2 घंटे ये लग गए, क्या बताओ बच्चों 5 घंटे लग गए। तो मैं कहूंगा 30 की स्पीड से 5 घंटे तक चला, तो बताइएगा बच्चों क्या इसने 150 दूरी चली होगी। 150 में से बताओ 3 घंटे तक 80 चली गई, तो अगले 2 घंटे तक कितनी चली गई होगी। तो 150 में से 80 घटा दें तो बताओ क्या 70 किलोमीटर आप सभी का आंसर आया होगा। बताओ भाई 70 किलोमीटर चला होगा तभी तो हमारे पास टोटल 150 बना होगा। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग हो सकता है लेकिन मिलना फिक्स है। इसमें हमने बताया कि इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, इसको आप एलिगेशन 2 से लगा सकते हैं, आप इसको परसेंटेज से लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया तरीका जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, कोई बिना दिमाग लगाने वाला। ठीक है, हमको सबसे पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम के रेशियो के बारे में पता करते हैं, जो यहाँ दिया रहता है क्वेश्चन में। कभी कभी डायरेक्ट रेशियो दिए रहते हैं, कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ दिया व्यय बचत से इतना अधिक है, ये 5/4 होता है। मतलब कि अगर बचत 4 है तो ये कितना होगा, 5 अधिक मतलब 9 होगा, और इन दोनों को जोड़ने पे ही तो हमारे पास इनकम आता है। बाकी क्वेश्चन हो गया 6% की व्यय में कमी होती है, यानी कि -6 का गुणा होगा। सेविंग में कितने की वृद्धि या कमी होती है, 26.5 की कमी, वृद्धि की कमी है, वृद्धि होती है। तो इसमें कितना होगा ये पूछा है। कभी कभी इसका दिया रहता है, इसका पूछता है। तो ये -54, 26 × 4 104 और 5 यानी 106 आ गया ये हमारे पास, बराबर में 13x। तो 13x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 52 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये देखिए घट जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से कि 52 यानी कि ये 4, यानी 4 है ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इजी था, यही तरीका आपको लगाना है। एलिगेशन में भी कभी कभी फंस सकते हैं, ये हर जगह काम करेगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा। इसका एक अलग से वीडियो बना के डाला गया है, अगर आप ढूंढेंगे परसेंटेज ट्रिक तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 6 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई 2 कर्मचारी x और y एक कार्य को करने के लिए, ठीक है, मतलब लगे हुए हैं। x अकेला x और y के द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है और y मेरे भाई अकेला x और y के लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये सवाल देखिए एनटीपीसी के CBT 1 में आया है, यानी ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई पेपर में आते हैं। तो अगर आते हैं तो हम यहाँ पर कैसे ध्यान देंगे, तो ये x + y हो गया, ये x हो गया और यहाँ पर ये y हो गया। तो 2 कर्मचारी x और y एक कार्य को करने में लगे हुए समय में x जो है यहाँ पर अकेला x और y के लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। अगर ये t लेता है तो इससे ये कितना मेरे भाई लेगा, 12 घंटे अधिक लेगा। और अगर y की बात करें मेरे भाई तो 27 घंटे यहाँ पर ये क्या करेगा, तो ये 27 घंटे अधिक लेगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कैसे होगा, गुना करके रूट लगाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, गुना करिए इनको और गुना करके रूट लगाइए। ठीक है, अगर आप मेरे भाई थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 27 में 12 हमारा हो गया, तो 12 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 12 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 और 27 का मतलब हो जाएगा 3 × मेरे भाई यहाँ पर 9। मैं मल्टीप्लाई करके रूट लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, तोड़ के रूट लेना चाहिए, सही रहता है। 4 का रूट करो 2 आएगा, 2 बार 3 है रूट में इतना आएगा, 9 का रूट इतना आएगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 18। तो समय का मान कितना है मेरे भाई, 18 है। समय का मान 18 है, तो क्वेश्चन में कहा गया कार्य को एक साथ मिल करके पूरा करने में कितना समय, एक साथ मिल करके पूरा करने में टी का मतलब कितना हो गया, 18 हो गया। और वहीं पर अगर ए का मान पूछता मेरे भाई यहाँ पर तो 18 + 12 हो जाता, बी का पूछता 18 + 27 हो जाता। तो ये जो टाइप है और 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर में मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करो। अच्छा देखिए 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है।
इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में बोला कि 20% साधारण ब्याज निवेश 3 वर्षों बाद उसका मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट होता है। तो 3 वर्ष में इसको कितना मिल जाएगा? 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 1 रुपए, 1 रुपए और 1 रुपए, 3 रुपए मिलेंगे और 5 रुपए पहले से था तो 8 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 2 वर्ष में समान दर पे मूलधन, समान दर पे मूलधन और साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष में, देखिए 1 रुपया 1 साल का, 2 वर्ष का 2 हो जाएगा। इनको काट लेते हैं, ये 4 और 1 का अनुपात हो जाएगा। और मिश्र धन 4 बराबर 2400 दिया था 600 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी 600 हो जाएगी। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था। और इसके दोनों का है तो एक बार 734 बटे में 12 आ जाएगा जब प्लस वाला होगा, और जब माइनस वाला होगा तो 734 बटे में हमारे पास 30 आ जाएगा। हमको इसकी वैल्यू चाहिए था, तो हम कैसे करेंगे? y की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2y आएगा जोड़ने पे, तो इसमें 734 कॉमन है, तो हम ये बोल सकते हैं 1/12 माइनस में 1/30। तो यहां से देखिए 734, ये 18, नीचे में 12, तो कट जाएंगे सारे, हमको दिख रहा है। 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से 4 बार, 20 यानी 2 से काट लेंगे तो 36.7 आ जाएगा। 2 से और भाग दे देंगे 18.35 आ जाएगा। मतलब ठीक है, इजी है, कर सकते थे। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। बस 9 से कटने वाला, लेकिन और भी नंबर से कट सकता है, ऐसा नहीं कि 9 ही से कटना है। तो चेक करते हैं, एक बार लगाते हैं इसका बेसिक अप्रोच कैसे लगाया जाए। हम 25% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? तो आप बोलेंगे 1/4। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब कि 4 से पहले 5 हुआ होगा, 4 से पहले 5 हुआ होगा, बढ़ रहा होगा 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले अगर ये 64 रहा होगा तो ये 125 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सेम यही चीज अगर 2 साल के लिए करें तो 2 साल के लिए 4 से 5, 4 से 5 रहा होगा, तो ये 16 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा? 25 रहा होगा। अच्छा, दोनों केस में वर्तमान जनसंख्या बराबर है। वर्तमान जनसंख्या बराबर का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें 5 से गुणा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों जगह 125 बना लेते हैं। ये 5 से गुणा, इसमें भी 5 से गुणा, मतलब ये 80 रहा होगा। तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हो गई और ये 3 वर्ष पहले की होगी। इन्हीं का अंतर आपसे पूछा गया, ये कितना है? 16 है। तो 16 से कटने वाला नंबर भी निकाल सकते थे, और नहीं निकालना है तो ऐसे कर लीजिए। 125 बराबर क्वेश्चन में दिया था 180,000, तो हमको 16 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते थे कैलकुलेशन, लेकिन 16 से कटने वाला नंबर मतलब हम 8 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं। तो 8 से कैसे नंबर कटता है? जब लास्ट का 2, अगर ये सम संख्या है तो 2 डिजिट कटना चाहिए, कट गया। ये सम संख्या, ये कट रहा, 90 नहीं कटता, 8 से 90 नहीं कटता, 90 नहीं कटता, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया। 86 नहीं कटता अगर 20 है तो ये वाला आंसर होगा। बाकी इसको भाग दे के भी निकाल सकते हैं, कितना गुना पे होगा? 125 है तो 25 से कटने वाला हमारे पास 1440 गुना पे, ठीक है। गुणा भी करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा। के दौरान 70 रुपए अंकित मूल्य एक नोटबुक का है जिसपे 40% की छूट है, और 20 रुपए का अंकित मूल्य है जिसपे 35% की छूट है। तो सेल के कारण उसे कितने बचत की? तो इसको लगाने का तरीका, इसको तो मेंटली भी लगाया जा सकता है कि 70 रुपए का सामान था, 40% का छूट है, तो इसका 40% निकाल लीजिए, इसका 70 निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 चौक 28 रुपए तो यहां मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन तरीका पहले समझिएगा। 20 रुपए अंकित है 35 का, तो 20% 35 का या 35% 20 का, दोनों में से। तो 35 दूना 70 यानी कि 7 रुपए और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 रुपए का टोटल छूट मिला था। आपसे बोला था ना कितने की बचत की थी, तो बचत क्या होगा आपका? छूट के बराबर होगा। यानी ओवरऑल हमने किया क्या इसमें, अगर जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे करेंगे, 40% ऑफ 70 ये लिखा गया था, और प्लस 40, इतना लिखने की जरूरत है नहीं वैसे तो एग्जाम में, लेकिन तो भी यहाँ समझ लेते हैं, और 35% ऑफ 20। अच्छा, ऐसा कर सकते थे। अगर किसी को लगे कि इसमें परसेंटेज का थोड़ा सा मैजिक लगाना है या कुछ और तरीका करना है, वो भी कर सकता है। आप चाहे तो इसका डिजिटल सम निकाल के भी मैच कर सकते थे, यूनिट डिजिट निकाल के भी मैच कर सकते थे, और कुछ भी नहीं चाहते तो हमने देखा कि इसको भी 70 क्यों ना बना लिया जाए। अगर इसको मैं 70 बना लूंगा, देखिए 70%, तो ये 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुणा किए तो 2 से भाग दिए, इसको 70 को इधर कर लीजिए, 70%। ये बस परसेंटेज का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ 70 यहाँ 70, तो हमको सिर्फ 70, देखिए दोनों जगह 70% है, एक जगह 40 है, एक जगह हमारे पास कितना है? 10 है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इसका 10% निकाल लें, 40, जो भी जैसे चाहे वैसा। देखिए ये 28 हो जाएगा और ये वाला 7 हो जाएगा। और भी तरीके सोच सकते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप अपना माइंड में ही सोच सकते हैं सीधा सीधा क्या हो सकता है। इसमें एक चीज का ध्यान देना है आपको
कि जरूरी है कि इसका 40% ही निकालें, जरूरत पड़ने पे आप 70% भी निकालेंगे तो भी एक ही चीज आने वाला है, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। तो दोनों में आता है, कहीं कहीं ऐसा कैलकुलेटिव हो जाता है जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कर लिए इसको, आगे चलते हैं। एक काम करता हूं मैं कि सबको जोड़ देता हूं। तो a कितनी बार डाला? 2 बार। b कितनी बार? 2 बार। और c भी 2 बार। सब 2-2 बार है। तो a प्लस b प्लस c आ गया। 8 7 15, 15 6 21। सिर्फ a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया? तो आप कहेंगे ये 21/2 आ गया। लेकिन है कितना? 14। यानी मेरे हिसाब से 14 है, वह 21/2 है, लेकिन ये 21/2 है किसके बराबर? वो क्वेश्चन में तो ये 14 आ रहा है। तो 14 की वैल्यू ये, तो 7 दूनी 14, 7 से 21। अब आपके पास 2 से 2 काटा, तो अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? मैं ये कह रहा हूं कि गुरुजी मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 रेशियो आ रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 21 रेशियो की वैल्यू 14 है, 21/2 की वैल्यू। 7 दूनी 14, 7 से 21, 2 दूनी 4, यानी 1 रेशियो की वैल्यू यार 4/3 आ रही है। क्या 4/3 ही आ रही है? 6 कैसे आ सकती है? अभी डायरेक्ट देख लो एक बार फिर से। 4/3 ही आ रही कि कितना आ रहा है? एक बार भाई जरा सबके सब देख लो कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 या कितना? आठ आंसर आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा लाला, 8 आंसर आ रहा, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, सही है। आओ, 1 रेशियो की वैल्यू 4/3 आ गई। अगर मैं a प्लस b को देखूंगा तो ये कितना अनुपात है? 6 अनुपात है। 1 अनुपात की वैल्यू 4/3 है, यानी a प्लस b कितना हो गया? 8 हो गया। a प्लस b 8 है, और सब अगर मैं मिला दूं तो 14 है। तो c कितना बन गया? 6 बन गया। तभी तो ये सब मिला के 8 थे, तो ये 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर स्क्वायर की पावर से। 12 क्या हो सकता है? 3 चौक 12, यही तो होता है। और दोनों की पावर 4 है, 7 की पावर 7। देखो मैंने 9 को तोड़ दिया 3 की पावर 2, 12 को तोड़ दिया 3 गुणे 4, और 7 को मैंने ऐसे कर दिया। तो 6 दूनी 12 और 4 16, 3 की पावर 16, 4 दूनी 8, 2 की पावर 8, 7 की पावर 7। 3 2 और 7, ये 2 है। 3 2 और 7। अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ, यानी कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड इसमें हैं? तो मैं कहूंगा 7 है, 2 है, 3 है। तीनों को जोड़ो, 7 3 10 तो 12। बोलो समझ में आ रहा? तो गुणनखंड बता नहीं सकता, अब कैसे मैं बताऊंगा? इजी तरीके से। मैंने क्या किया? 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा पूरा ले लिया, 1 बचा। 11 निकाल, 12 था, 11 निकाल लिया तो 1 बचा। यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 3 बचा। तो ये 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और ये आ गया। तो 64 6 70 10 80, 4 84 और 1 85, ये 85 आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 11। इसको बोलो हाँ या ना? तो ये 2 की पावर 22 हो गया। 85 मतलब होता है 17 5 85, होता है कि नहीं होता? 17 भी एक प्राइम संख्या आ गया, और 5 भी एक प्राइम संख्या आ गया। बस अब जो भी संख्या है उसी की पावर में 1 जोड़ो, उसी की पावर में 1 जोड़ो, और उसी की पावर में 1 जोड़ो। 23 दूना 46, 46 दूना 92। ऑप्शन नंबर ए। अरे बोलो समझ में आने के पास कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 6 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये इतनी हो जाएगी? हमने क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो 5% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 6 वर्षों में कितना मिल जाएगा? तो बोलेंगे 6 गुणे 5 30% मिल जाएगा। तो 100% प्रिंसिपल होता है, यानी 130% हो गया है धन। इसकी वैल्यू दिया है 26 और 13। और आपसे पूछा था कि अगर ये आपका 30 और 15 होता तो कितना हो जाता? 30 और 15 होता तो कितना हो जाता? कितना साल लगते? तो 130% होने में इतना लग गया। एक बार ध्यान देखिए कैसे काटा जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। 13 का ये वाला देखिए 2 गुना है, 13 दूना 26, और 13 का 1 गुना है। ऐसे इसको देखिए 15 का 2 गुना है, और ये 15 का 1 गुना है, यानी ये भी 2 गुना और 1 गुना। 15 दूना 30, 15 1 कम 15, मतलब यहाँ पे 15 रहा होगा। अब इससे पता चल गया कि ये तो 150% की वैल्यू है। काटने भी आपको आना चाहिए, इसलिए वैदिक्स में आपको हम लोग पढ़ाते हैं। अब 50% बढ़ने में कितना समय लगेगा आप बताइए? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, हर साल 5% है, तो 50% बढ़ने में उसको 10 साल लगा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी लगा सकते थे। 3 4 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड भी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो अच्छा, इस पे 1 2 क्वेश्चन मैंने और ले लिए दिखाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, और 2021 में ही आपको दिख रहा है कि 54 दिया है, तो आपको रेडियस पता चल गया होगा कि रेडियस नहीं, परिधि पूछा गया तो 44 हो जाएगा। ये तो रेशियो ही होता है 7 44 और 154 का।
तो अगर 154 की वैल्यू हमारे पास है तो इसके में रेशियो यही आता है। क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर इसकी वैल्यू आपको दिया है 616, ये इससे 4 गुना पे है। क्या पूछा गया? इसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका भी ये कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 गुना हो गया, यानी ये 14 हो गया। अब ये रेडियस है तो हमको इसका डबल निकालना है। क्या निकालना? डबल। क्यों डबल? क्योंकि हमसे डायामीटर पूछा गया है यहाँ पे कि व्यास क्या होगी, तो व्यास क्या होगा? रेडियस। जल्दी जल्दी में गलती करवाने के लिए ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि 14 भी दिया गया है, 28 भी, और अब मैक्सिमम लोग इसको करके आ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 50 लोग, अगर 100 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें से 10 ऐसे लोग जरूर निकल के आएंगे जो इस गलती से इसको करके आ जाएंगे। मतलब आता हुआ क्वेश्चन को इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं कि गलती करने से। इसका ध्यान देंगे जब भी आप टाइम एंड डिस्टेंस लगा रहे हैं, मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों में यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, डायमीटर और रेडियस का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये चेंज करके दिए जाते हैं। मीटर में, सेंटीमीटर में दे दिया गया होगा, कहीं मीटर पर सेकंड है तो कहीं किलोमीटर पर, इनका ध्यान जरूर देना है। और ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ना कि वो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर एक्चुअल में किलोमीटर वाला रहता है, जो जल्दी जल्दी में करके जाते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, इसको ध्यान देना है आपको। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाते हैं? जैसे ए बी का देखिए, लगाने का तरीका भी यूनिक है, होना चाहिए आपके पास कि 4 और 5 है। ये पहली संख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरी में 20 का। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 10 की वृद्धि अगर हम कर रहे हैं, उसमें 10 की वृद्धि कर रहे हैं मतलब 110 से गुणा करना है आपको। 10 की वृद्धि मतलब 110 से गुणा, तो हमने बोला 110 से गुणा करेंगे तो इसमें 11 आ गया, और इधर वाले में कहीं 11 दिख नहीं रहा हमको, तो यानी आंसर जो आएगा वो 11 से शुरुआत वाला होगा। तो ये गलत, ये गलत। लेकिन यहां पे मामला फंस नहीं पाया, आंसर आप यहां पे एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2 ऑप्शन में 11 दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो गया यहां तक। लेकिन अगर एक ऑप्शन में होता तो काम हो जाता। और सीजीएल में देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिल जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अच्छा, 110 तो इसमें भी तो है, 20 से, तो इसमें भी 120 से गुणा हो जाएगा। अब 120 से गुणा करके ऐसा नहीं कि गुणा करना है इसको, नहीं, गुणा करने में समय व्यर्थ नहीं करना, इसको काट लेना है। अच्छा, इसमें कहीं 11 और आ नहीं रहा, इसमें 5 आ रहा है, 5 तो इसमें कटेगा नहीं ना, तो इधर से कटेगा, तो 5 इधर है क्या इसमें? तो इसमें 5 नहीं है, तो कहाँ 5 है? इसमें है, तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी ऐसा भी नहीं कि इसको ऑप्शन से ही चेक करना, आप लगा भी सकते थे 4 गुणे में 110 और इधर में 5 गुणे में 120। जो जो नंबर कट जाए उसको काट लीजिए, और कुछ नहीं करना। 4 3 12, ये 11 आ गया, ये 15 आ गया। मतलब इतना ही बड़ा टास्क नहीं, लेकिन कब? जब आपको 3-3 रेशियो दिया रहता है और उसमें कैलकुलेटिव नंबर देते हैं तो वहाँ ऑप्शन बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है। इसमें अगर आपको इस तरीके का नंबर मिल जाए, 10 यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, कहीं हो सकता है 22 से शुरू हो रेशियो, कहीं 33 से हो, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, नहीं बन पाया तो आप पूरा भी कर सकते हैं। और जो मैंने अप्रोच बताया इसमें कोई वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, 40 50 400 500 नहीं, डायरेक्ट आप काट दीजिए इसको, टार हो जाता। लेकिन अगर इसी में कुछ और जोड़ देता तो मुश्किल और बन जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बस हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं कि इसका 10 है, इसका हमारे पास 4 है। अगर एक कट जाता है तो इसको और भी काट लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका पहले वाले में गुणा करते हैं, इसका इसके पहले वाले में। देखिए 5 गुणे 4 20 और ये 24, इनका डिफरेंस लिख लेते हैं ऊपर और इनका अंतर लिख देते हैं नीचे, और यही आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आज तक सीजीएल में जितने आए कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम मिल जाएंगे, सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू सब में मिला के इस पे पैटर्न पे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4% का सीआई निकालना है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 का डबल 8 0 8 0 16, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना होगा। अगर हमने 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा 12, ये सीआई होता है। ठीक है, 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और 7 का डबल कितना 14, ये सीआई हो गया। 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का डबल कितना 18, ये सीआई परसेंटेज में आता है 2 साल के लिए। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, क्या दिया है, कुछ दिया हो, जो भी करना हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये नंबर दिया है मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। 9 का स्क्वायर 9 का डबल मतलब 9%। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे एग्जाम में? ठीक है, कुछ भी इस पैटर्न पे दिख जाए आपको, 0903 कुछ भी ऐसा दे दे, 10 और 25 ऐसा, मतलब एक नंबर दिया होगा, तो ये 10.25 एक्चुअल में तो सीआई है। बाकी आप जब एक निश्चित राशि पे 20% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है और समान ब्याज दर पे अवधि के लिए समान राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, 20 का 20 दूना 40%, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और इसी 20 का हमारे पास सक्सेसिव कितना होता है 44, कल बताया था मैंने। अनुपात निकाल लीजिए, 4 10 में 40, 4 से 11 12 में, 10 की वैल्यू 250 दिया था तो 11 की वैल्यू 275 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन, कॉमन, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सारे एमटीएस वाले क्वेश्चन, देखिए बुक में जैसे दिया वैसे ही मैं करा रहा हूँ।
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई निश्चित राशि 3 वर्षों में 5,040 रुपए तक बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर 20%। कॉमन क्वेश्चन है, जैसे चाहे वैसे लगा लीजिए। तो 20% यानी 5 से 6 हो गया, 40% मतलब 5 से 7 हो गया, 50% मतलब 2 से 3 हो गया। ये 2/5 था, ये 1/5 था, ये 1/2 था, इसके हिसाब से हमने बढ़ा दिया। काटना चाहे तो काट भी लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 25 होगा तो ये 9 सते 63 हो जाएगा। 63 की वैल्यू क्वेश्चन में 5040 दिया है। अब कैसे गुणा करेंगे, लास्ट में 0 आ जाएगा। 3 के टेबल में 4 कब आता है, 3 × 24 यानी 80 गुना पे होगा, तो 80 से गुणा कर लीजिए। 25 × 8 200 और इसके आगे लगा लीजिएगा 2000, तो यही आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पे दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है, 5 वर्ष के में इस राशि का ब्याज कितना होगा। देखिए दूसरे वर्ष का दे दिया है, यानी कि 3 बार और बढ़ाना है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। 250 तो हमारे पास है, इसके आगे 3 बार और बढ़ाना है। 20% का मतलब 1/5, यानी किसी का 6/5, 6/5 और 6/5, 3 बार और कर लेंगे तो ये 5वें वर्ष का। देखिए 125 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 36, 216 का डबल 432 आ जाएगा। ये तो इजी था, एमटीएस है तो इजी है। 31,250 रुपए की एक राशि पे 12% वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज 8 माह की हो। अच्छा 8 मासिक हो, मतलब 8-8 महीने ब्याज मिलेगा। 2 साल का मतलब 24 महीने। 8 × 3 यानी कि 3 बार ब्याज लगेगा। कितना, 8 मासिक बोला, ये 12 प्रति वर्ष है। 12 महीने के लिए 12% है, तो 8 महीने के लिए 8% ब्याज होगा। मतलब 8% को हमको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, हम बोलेंगे 2/25। तो 25 से 2 होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 27 हो जाएगा। 3 बार लगेगा तो क्यूब कर लीजिए इसका। ये क्यूब सबको पता होगा, 15,625, 19,683। इनका इसका अंतर निकाल लीजिए, हमारे पास 13, 5, 8, 5, 0, 4, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब पुराना क्वेश्चन। देखिए ये हमने डायरेक्ट क्यों इस वाले मेथड से अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि हमको ये नंबर दिख गया था कि यहाँ 25 और यहाँ 15,625 का डबल है, इसलिए हमने किया था इसका भी डबल कर लेंगे। डबल कर लेंगे तो 4 का डबल 8,058 यानी कि 116। बी वाला आंसर हो जाएगा। इजी मतलब इजी लेवल है किसका। अच्छा ये भी टियर 2 में ही आया होगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फिर से देखिए वही आ गया जो हम थोड़ा देर पहले आपको किस्त वाले क्वेश्चन बताए थे। किस्त का एक अलग से वीडियो बनाया गया, उसको जरूर देखेंगे, उसमें सिर्फ वही डेडिकेशन है, उसमें सारे के सारे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया, छोड़ दीजिए, क्या पूछा है, कितना ब्याज भुगतान किया गया, रेट कितना है इस बार 5%। 5% की वैल्यू हमने बोला कि क्या होता है 1/20। अब जैसे 1/20 मिल गया तो हमने क्या बोला था, इसका 3 गुना करना है और 2 जोड़ देना है। यही तो कॉन्सेप्ट था कि 1/x है तो 3x + 2, तो 20 × 60 2 62, यानी 62 के मल्टीपल में आ गया, आंसर हो गया। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड मैक्सिमम। आप जो भी इतना करने में हो सकता है किसी को 10 सेकंड भी लग जाए, तो इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब कैसे करना है, आज के बाद आपको कोई भी अगर किस्त वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रेट दिया है कितना, 1 मान लीजिए 25 आ गया, 1/x का फॉर्म अगर आपका बन गया 1/25, तो जो ये नीचे वाला नंबर है ना, नीचे वाला नंबर, इसी का आपको 3 गुना करना है। कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 75, और इसी में 2 जोड़ देना है आपको। यानी कि हमेशा अगर 1/x है तो ये 3x + 2 के फॉर्म में ही आपका हमेशा इंटरेस्ट आता है। अगर आपका किस्त वाला क्वेश्चन होगा तो 3x + 2 वाले फॉर्म में 75 और 2 कितना, 77, यानी कि जो भी आंसर आएगा इसी 77 के गुणनफल में आएगा या तो इसी के मल्टीप्लिकेशन में जो बनेगा, तो सीधा आंसर 1 सेकंड में। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये माइंड में ही लगाने वाला क्वेश्चन था, और अभी भी लोग इसको लिख के लगाते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये चीज भी नहीं पता होती है मैक्सिमम लोगों को। 1/25, 25 × 3 75, और हमने सिर्फ जोड़ दिया 2, 77, 77 से कटने वाला एक ही नंबर है, सीधा सीधा आपको दिख गया, इसी के मल्टीप्लिकेशन में आंसर मिलने वाला है। बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि 8 वर्ष बाद और बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर हो जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर हो। देखिए जब भी ये एज देता बराबर की राशि पूछा आता है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बस निकालते हैं, और लगभग आज से 99% टाइम, और ये क्वेश्चन पिछले 10-12 साल से आ रहा है, तो 99% टाइम आपके पास ये क्या होता है हमारे पास कि 2 साल का डिफरेंस होता है। 3 साल का आता नहीं, 3 साल भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे 10% रेट है तो 10 से कितना होगा 11। अगर 2 साल का डिफरेंस है तो बस इसी का स्क्वायर करके इसी अनुपात में हम पैसे को बांट लेते हैं और कुछ नहीं करना है। इसी अनुपात में बांटेंगे तो ये 221 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया है 663, ये इससे 3 गुना तो ये 363 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। बस ये और ये होगा, 0 बाद में लगा लीजिएगा, सब में 0 0 दिया है तो 1 पैसा ये, और यही वाला आंसर ढूंढ लीजिए, ये वाला दिख रहा है हमारे पास।
और तो कोई आंसर हो नहीं सकता। ये आसान है और ये कब दिया गया था, सीजीएल 22 में पूछा गया और अभी भी रिपीट कर सकता है, कॉमन। अब मेंटली लगाने की कोशिश करेंगे हम सबसे क्वेश्चनों को। 55,000 देखते ही नंबर आपके माइंड में एक अच्छा सा यूनिक सा आइडिया आना चाहिए कि ये 11 से कटने वाला नंबर है। जो भी इसका रेट आने वाला है, परसेंटेज जो भी आएगा, ऐसे तो कितना दिया है 12 और 8 ना, तो 12 8 20, 12 8 96, यानी कि लगभग इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आ जाएगा। इतना परसेंट हमको निकालना है इसका। लेकिन हम ये भी करने से पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, 55 क्यों दिया है, क्योंकि ये एक तो पहले 11 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये देखेंगे 6 5 11 12 5, ये नहीं कटने वाला है। 8 5 13 14 14 3, ये कट सकता है। दूसरा हमारे पास 6 3 9 1 10 8 2 10, ये कट सकता है। 8 7 15 5, ये नहीं कटेगा, यानी 2 ऑप्शन कट गया। तो आपका प्लान फेल हो गया पहला वाला कि 11 से कटने वाला 2 ऑप्शन मिल गया। अब क्या करना है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है यहाँ पे कि 20.96 दिया, कंफ्यूज है आप 21% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नहीं, अगर 21 इच्छा हो रही है आप 20% ही निकाल लीजिए, इसका 20%। 10% कितना, तो आप बोलेंगे 10% जो होगा ना 55 से होगा, इसका डबल कर लेते हैं, 11,000 हमारा आ जाएगा। तो 11,000 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, 12,000 तो हो ही नहीं सकता, यही एक ऑप्शन है, 11 से भी कट रहा है। और कितना ज्यादा है, 1% ही तो ज्यादा है, 1% मतलब 550 के आसपास, तो लगभग वही आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास। और इसी तरीके से आपको करना है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा ऑप्शन को, तभी आप एग्जाम में सही तरीके से पूरे मार्क्स ला सकते। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी गई थी और चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब 9 माह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 साल पूरा है, 9 माह का मतलब होता है 3/4 साल, यानी कि 3/4 मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 साल का 75%, यानी कि पहले साल जो हमारा रेट मिलने वाला है 10% और दूसरे साल इसका 75% मतलब 7.5%। ये हमको ब्याज मिलने वाला है पहले साल और दूसरे साल। कैसे आया 7.5%, इसका भी 3/4 हिस्सा हमने कर दिया कि 30/4 7.5% हो गया। फ्रैक्शन में हम 10 से क्या लिखते हैं, 10 से ये 11 होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए ये 3/4 होता है कब, कैसे इसको बनाते हैं, जल्दी कैसे करते हैं। अब परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि 75 की वैल्यू 3/4 है, यहाँ एक दशमलव एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि ये वाला 40 से क्या होगा 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए ये 400 की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखिए 11 से गुणा करना है, यानी इनको जोड़ देना है और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई, यहां से जो हमको मिला है ब्याज वो मिला है 73 रुपए का और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इससे भी पहले हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो ये 400 है, 400 का डबल हमको सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि 800, यही वाला आंसर आने वाला है। हम बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते थे क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा था कि 1/10 और यहाँ 40, 400 है, 400 से कटने वाला नंबर 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन था। लेकिन अगर उसके बाद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 146, यानी ये इसका 2 गुना पे तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, लेकिन ट्रैप कोई भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद ही बोला दशमलव के 2 स्थानों तक अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो आप अप्रॉक्स ही लगाना पड़ेगा आपको भी। ये अप्रॉक्स सोच सकते हैं तो आप भी अप्रॉक्स सोचिए। ये देखिए 2 वर्ष में धनराशि इतनी थी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि पहले कितनी थी ये आपसे पूछा गया है, तो क्यों हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू में सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको सोचना होगा। पहला चीज तो देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जहां तक भी कट सकता है, और छोटा करना है तो इसको कर लीजिए। देखिए 300 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 367। लगभग अगर देखा जाए ये इससे 60 ज्यादा है, हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम 60 कर रहे हैं, और ये 300 मान लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्स ही बोला है, तो ये 1/5 मतलब लगभग 20% ये बढ़ता है, 20% बढ़ता है। ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें है पॉसिबल ही नहीं निकालना है कि हम निकालेंगे नहीं पॉइंट में कि कितना आने वाला है, 20 पॉइंट समथिंग, और एग्जाम में अगर करेंगे तो आप फिर गलत रास्ते पे चल रहे हैं और पूरा भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे उतना ज्यादा, क्योंकि उतना समय में नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर ही सकता कोई भी, लेकिन जल्दी कैसे करना है यही चीज तो हम सीखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20% है और ये 2 साल में इतना हुआ था, ध्यान से समझिएगा, 2 साल में इतना बढ़ा है। तो अब हमको क्या चाहिए, 2 साल पहले का चाहिए, यानी कि अगर 20% 2 साल में, मैंने बताया था कितना बढ़ता है 44%, यानी इसी 6120 में बस हमको 1.44 से डिवाइड कर लेना है कि कितना रहा होगा, और ये इससे सीधा कट जाएगा। अगर आप काटना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे करिए, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, अगर हमारे पास 25 था तो ये हमारे पास 5 से 6, हाँ 36 है, 36 की वैल्यू दिया है 6120, ये लगभग कितना आ जाएगा 36, 17, 17, 17 छक्का 102, 17 3 51, ठीक है। तो ये 17 गुना पे आ गया, यानी कि हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये 4250 के आसपास आ गया। अब सबसे नजदीकी आंसर हम ढूंढ लेंगे, 45 हो नहीं सकता, 48 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सबसे नजदीकी क्या है, ये वाला है। अप्रॉक्स लगा के ही इसमें आप निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिना अप्रॉक्स लगाए इसको कर सकते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है इसको भी एग्जाम में आप निकाल पाए, आप ट्रैप हो जाएंगे, इसके चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन अपना और बर्बाद कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं।